नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। जब भी बजट पेश होता है तो आम लोगों की, किसानों की, कारोबारियों की ढेर सारी उम्मीदें होती हैं कि हमें बजट के से सीधे तौर पर कुछ मिल जाए। लेकिन आज हमें यह सोचना होगा कि हमें सीधे सीधे पैसा चाहिए या फिर एक मजबूत अर्थव्यवस्था। हम तुरंत लाभ चाहते हैं या अपने देश के लिए एक सुरक्षित भविष्य। हमने पहले कई बार यह सुना है कि यह बजट चुनावी है, अक्सर इसकी चर्चा होती है। जल्दी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और रणभेरी भी बढ़ चुकी है, लेकिन सीधे तौर पर देखें तो इस बजट का चुनाव से दूर दूर तक कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। यह बड़ा जोखिम है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाया है। तो आखिर इस बार के बजट में क्या है? क्या इस बजट में आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा रोड मैप है? क्या यह बजट अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएगा? अगले 1 घंटे में हम बजट का पूरा एक्सरे करेंगे और सरल भाषा में इसको आपको समझाएंगे और बजट में छुपी हर बारीकी को आपके सामने, आपके समक्ष रखेंगे। और हमारे साथ होंगे मंत्री, पूर्व मंत्री। तो आज आर पार में देखिए आत्मनिर्भर भारत वाला बजट। क्या वाकई इस बजट के अंदर एक्सपेंडिचर कम करके आप लोगों को मजबूती प्रदान करी है, यानी यहां पर भविष्य की बात हुई है? Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. ये बजट 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। साल का बजट है 2022 का। ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। 10 में से कितने नंबर आप देंगे इस बजट को? आप प्रोफेसर भी हैं। 3 नंबर। और अब बजट का विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है। आम आदमी के लिए बजट का सरल विश्लेषण क्या है, मैं एक एक करके आपको एक एक बिंदु गिनाऊंगा, यानी 5 पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस बजट का क्या मतलब है। पहली बड़ी बात बजट के अंदर क्या है? पहली बड़ी बात यह है कि चुनाव नहीं, देश के भविष्य को साधने वाला बजट है। आमतौर पर यह आंका जाता है कि जो भी बजट आता है चुनाव से ऐन पहले, खासतौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब में चुनाव है, 5 बड़े राज्यों में चुनाव है, तो चुनावी बजट होगा। लेकिन यह जोखिम उठाया है नरेंद्र मोदी ने कि चुनाव वाला यह बजट नहीं है। मैं बढ़ता हूं आगे। दूसरी बड़ी बात क्या है? कोई नया टैक्स नहीं लगाना। जनता के लिए यह बड़ी राहत की बात है, यानी कोई नया टैक्स नहीं लगा है। हालांकि आपके मन में एक सवाल होगा कि कोई राहत भी नहीं मिली है अमीश देवगन जी, उसकी भी बात करिए। लेकिन सही बात है आपकी, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं लगा है, यानी कुल मिलाकर आपको कोई नया टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात है 60 लाख नई नौकरियों के मौके तैयार किए जाएंगे। यह तीसरी बड़ी बात है क्योंकि बेरोजगारी की चर्चा बहुत होती है। चौथी बड़ी बात है एमएसपी सीधे किसानों के खेत में, यानी कुल मिलाकर 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी सीधे किसानों के खातों में जाएगी। यह बड़ी बात है। पांचवी बड़ी बात है गरीबों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। यह पांचवी बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर आम आदमी के लिए बजट का सरल भाषा में 5 पॉइंट में मैंने विश्लेषण किया है। इसके अलावा ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, यानी कुल मिलाकर एक ऐसा बजट है जिसके अंदर भविष्य सर्वोपरि है, यानी आपके पांव मजबूत किए जाएंगे जिससे आप लंबे अरसे तक भाग सके, दौड़ सके और पूरी तरह से आगे बढ़ सके। यानी भविष्य की बात है, आपके बच्चों की बात है, उसको तरजीह दी गई है। यानी इंस्टेंट रिएक्शन नहीं है, ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट मैच है, इसको सरल भाषा में ये कह सकते हैं।
ये इंस्टेंट रिएक्शन वाला बजट नहीं है, ये लंबी अवधि वाला बजट है। इसको 2020 नहीं मानेंगे, इसको क्रिकेट की भाषा में टेस्ट मैच मानेंगे, इसको कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं मानेंगे, ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं मानेंगे, इसको एक ऐसी फिल्म मानेंगे जिस फिल्म के अंदर एक लॉन्ग टर्म मैसेज है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की बात क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। ये बजट 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट जो है वो नई उम्मीदें लेकर आएगा, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि ये कैपिटल स्पीच थी, इससे ज्यादा कैपिटलिस्ट स्पीच हमने देखी नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने तो निर्धारित तौर पर 0 नंबर ही दिए इस बजट को, लेकिन एक तरह से मैं दो चीजों का समन्वय आपको बताना चाहता हूं। इस बजट के अंदर एक समन्वय बनाने की कोशिश हुई है, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया गया है, क्योंकि कोविड काल के अंदर सरकार का एक्सपेंडिचर काफी बड़ा था। आप समझ सकते हैं, आमदनी कम थी, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था। उस एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश की गई है, यानी कह सकते हैं नलके को आधा बंद किया गया है। यानी कुल मिलाकर खर्चा सरकार का सीमित हो, विकास कार्यों पर ध्यान हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को इंस्टेंट इंपैक्ट करेगी, वो होगी जो 400 भारतीय ट्रेनें हैं, वंदे भारत ट्रेनें जो भारत में बनेंगी, भारत के लिए बनेंगी, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से कुछ ट्रेनें जो हैं वो इस साल भी शुरू होंगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अश्विनी वैष्णव होंगे, पीयूष गोयल होंगे इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ मनीष तिवारी और जयंत सिन्हा जुड़ेंगे, एक पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं और एक पूर्व मंत्री हैं, दोनों सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बजट को पैकेज स्पिन देने की पूरी कोशिश की है, वो भी अपने आप में दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बजट पे क्या कहा, आइए आपको सुनाई देते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर इसको इस बजट के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहला कि यह बजट जो है इसमें चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है। आमतौर पर हमने देखा है चुनाव से पहले चुनावी प्रोपेगेंडा का बजट आता है, जिसके अंदर बातें लंबी चौड़ी होती है, कहानी लंबी चौड़ी होती है। एक आसान तरीका होता है जिसमें अब बात बड़ी बड़ी कर सकते हो, लफ्फाजी बड़ी बड़ी कर सकते हो। सरल शब्दों में बोलूं तो लफ्फाजी बड़ी बड़ी आप कर सकते हो, लेकिन इस बजट के अंदर लफ्फाजी बड़ी बड़ी नहीं है, जिसके अंदर वादे बड़े बड़े हो रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए हम आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। चांद तारे तोड़ने की बात नहीं है, स्पष्ट रूप से बात है कि 80 लाख घर दिए जाएंगे, लगभग 4 करोड़ परिवारों के नल में पानी दिया जाएगा, हेल्थ सेक्टर को 2.38 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, हाईवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए होंगे। यानी ऐसी चीजों पे फोकस है जो देश को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए मैंने आपको तकरीबन 10 मिनट लूंगा आज इसको समझाने में कि क्यों महत्वपूर्ण है। मैं अपने पहले मेहमान के पास चल सकता हूं, मेरे साथ मनीष तिवारी इस समय जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आपका अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम के अंदर। इस बजट को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो बजट है ये प्रोपेगेंडा बजट नहीं है, ये एक साधारण बजट है जो जनता और जनार्दन को लंबी अवधि के लिए बहुत फायदा देगा। अमीश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया। देखिए, जो बजट है वो लेखा जोखा होता है कि सरकार को कितना राजस्व आता है और सरकार कितना खर्च करती है, और जो वित्तीय घाटा है सरकार का वो निरंतर और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर इस वर्ष देखें तो सरकार का ये अनुमान है कि उनको 22 लाख और 44 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा, जबकि उनका जो खर्चा है वो 39 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि सरकार अपना घाटा 16,61,000 करोड़ रुपया मार्केट से उधार लेकर पूरा करेगी।
तो अगर सरकार मार्केट से उधार लेगी अपना वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए, तो जो निजी संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को चलाना है, वो कहां से पैसा लाएंगे अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए? पहली बात तो ये है। अब आप देखिए कि जो 1 रुपया है, उस 1 रुपए में 35 पैसे सरकार कर्ज लेती है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जिसके ऊपर सरकार ने इतनी रियायतें दी हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, वो सिर्फ मात्र 15 पैसे 1 रुपए में भागीदारी अदा करती है। उतना ही जितने करोड़ों लोग जो पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं, आयकर देते हैं। इसी तरह से अगर आप रुपया कैसे खर्चा जाता है इसको संज्ञान में ले, तो 20 पैसे हर रुपए में से सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर जाते हैं कि जो कर्जा लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसके ऊपर खर्चा किया जाता है। इसी तरह से अगर आप ले कि भारत की जो सीमा है, जो सरहद है चीन के साथ, इतना तनाव है इतने 20 महीने से, संसद में इसके ऊपर कभी बहस नहीं हुई, पर जो सुरक्षा के ऊपर बजट है वो मात्र 20,000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया है। 36 लाख करोड़ रुपए खर्चे जाते थे आपके वर्ष 2021-22 में से, उसको बढ़ाकर 3,85,000 करोड़ रुपया किया गया है। और इसी तरह से बड़ा विचित्र और विडंबना वाली बात है कि अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कानून लेके नहीं आई सरकार, और उससे पहले ही उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कर लगा दिया। इसके साथ साथ जो गरीब आदमी है, जो कोविड-19 की मार झेलता रहा है पिछले लगभग 20 महीने से, उसके लिए कोई रियायत नहीं है। जो मिडिल क्लासेस हैं उनके लिए कोई रियायत नहीं है। जो लोग कर देते हैं उनको किसी तरह से छूट नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसके लिए इस बजट में किसी तरह की ऐसी कोई रियायत नहीं है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा, मनीष जी, इसका काउंटर पॉइंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होगा, जो लगभग 4 करोड़ नलों को पानी मिलेगा, जो तकरीबन जो मेरे पास आंकड़ा है, जो मैंने समझा, जितना बजट को मैंने समझा है, गरीबों के लिए 80 लाख नए घर बनेंगे। वो आम आदमी के लिए है, गरीब के लिए है, वो किसके लिए होंगे? जब एमएसपी सीधा 2.37 लाख करोड़ जो एमएसपी के जरिए सीधे किसानों के खाते में जाएगा, वो तो गरीब आदमी के लिए होगा। लेकिन मेरे साथ जयंत सिन्हा भी हैं, आपके साथ लोकसभा में बैठते हैं, फॉर्मर वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। जयंत सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अमृतकाल में 25 साल के विजन वाला बजट देने की कोशिश की है। मैं ट्विटर पे कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने बोला तब तक तो मोक्ष भी हो जाएगा। ये बिल्कुल दूरदर्शी बजट है, लेकिन इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए भी बहुत इसमें प्रभावशाली योजनाएं हैं। आपने कुछ को तो गिना ही दिया, लेकिन मैं 2-3 और इसमें जोड़ता हूं। एक बात तो ये है कि 14 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के द्वारा हम लोग 60 लाख नौकरियों को हम लोग सृजन करेंगे, उनका हम लोग मौका देंगे। साथ साथ आपको मालूम है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। आप अगर एक उदाहरण लें तो जो नेशनल हाईवेज हैं, जहां उन पे 65,000 करोड़ खर्च किया जा रहा था पिछले वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष में इस पे 1,30,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। उसी प्रकार से स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, सबको प्रोत्साहन मिला है, सबको सहयोग मिला है। तो इस प्रकार से अगर आप समझें तो इस बजट को आप एक रोजगार का बजट समझिए, एक बजट जो इसी समय से और अगले महीनों में, अगले वर्षों में बहुत बहुत नौकरियों को इसका जो है अवसर मिलेगा, बहुत लोगों को इससे नौकरियों का फायदा मिलेगा। और ये जो बजट है ये हम लोगों को आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी एकदम एक परफेक्ट पोजीशनिंग हम लोगों को दे रहा है, क्योंकि हम लोग एक तरफ जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, उसे बड़े मजबूती से हम लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। साथ साथ जो ग्रीन इकोनॉमी हम लोगों को जो बनाना है, जो पोल्यूशन पे, फॉसिल फ्यूल्स पे, इन सब पे जो हमें लगाम लगानी है, वो भी हम लोग लगा रहे हैं। तो ये
आज के लिए भी है, लेकिन भविष्य के लिए भी मैं ये इसका बहुत ही बढ़िया रिएक्शन बजट है। मनीष जी आपसे लूंगा, लेकिन मेरे साथ पीयूष गोयल जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर हैं। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। पीयूष जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, कि हमारे देश में एक ट्रेंड रहा है जिसे कहते हैं चुनावी बजट। क्या मोदी सरकार ने इस ट्रेंड को खत्म करने का प्रयास किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 5 राज्यों का चुनाव है, उससे पहले कोई लोक लुभावनी अनाउंसमेंट नहीं, कोई चुनावी अमित बजट की जी, शिकायत नहीं कर रहा। अमित जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हम सबको कहा है कि हमें अपना काम निरंतर करते जाना है। हमने देश के लिए काम करना है, 135 करोड़ देशवासियों के लिए काम करना है, समाज के हर वर्ग में हमारा काम का प्रभाव पड़ना चाहिए। और कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई निर्णय नहीं लिया। कड़े से कड़े फैसले और जो भी देश हित के लिए फैसले लेने की आवश्यकता जब जरूरत पड़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे लिए, जिससे देश की आधारशिला, देश के आगे की अर्थव्यवस्था की आधारशिला अच्छी बने और उस फाउंडेशन के ऊपर एक समृद्ध भारत बन सके, एक आत्मनिर्भर भारत बन सके। ये बजट भी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आगे चल के देश में समृद्धि लाएगा, हमारे युवा युवतियों को नए अवसर देगा। एमएसएमई, स्टार्टअप्स, छोटे व्यापारी सभी के लिए इसमें एक डिमांड स्टिमुलस साधारणतः सभी को उसका लाभ मिलेगा। और जो सरकार ने फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसके पीछे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आके साथ में मिलके एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल देश के सामने रखा। जी पीयूष जी, एक कहा जा रहा है कि इस बजट के अंदर, जो कि रिएक्शन में पढ़ रहा हूं, कुछ एक्सपर्ट्स के भी मैं रिएक्शन पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि 25 साल का विजन देने की कोशिश हुई है, लेकिन सरकार तो 5 साल के लिए होती है, विजन 25 साल का देने की कोशिश है। विपक्ष कह रहा है कि पहले कहा जा रहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे 2014 के अंदर, अब कहा जा रहा है कि अच्छे दिन के लिए 25 साल का इंतजार करो। दो इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, व्हाट इज योर टेक एज अ कॉमर्स मिनिस्टर? मैं समझता हूं ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है, जिसमें हमने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी किया, ईज ऑफ लिविंग भी किया, देश में आर्थिक प्रगति भी की, लेकिन साथ ही साथ विशेष चिंता की अलग अलग वर्गों की। आखिर देश को हमारे 2014 में आने के पहले 6-6.5 दशक हो गए थे, क्या किसी ने चिंता की हमारी माता बहनों की कि उनको एक इज्जत घर मिले, उनके लिए एक शौचालय उनके घर पे मिले? क्या किसी ने चिंता की कि देश के 50 करोड़ गरीबों को विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम पहुंचाया जाए? क्या कभी किसी ने चिंता की कि इस देश में हर एक को एक बैंक का खाता मिले? और जो पहले चोरी डकैती होती थी, जो भ्रष्टाचार कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियों के सरकारों ने बड़े पैमाने पे किया, जहां पे प्रधानमंत्री तो कहते थे 100 रुपए में 85 रुपए भ्रष्टाचार और चोरी में जाते हैं, वैसी सरकारों के बाद कभी किसी ने चिंता की कि हम बहाने नहीं बनाए, हम उसको रोके टेक्नोलॉजी के साधन से, और जैम जैसी ट्रिनिटी देश के समक्ष रखी? क्या किसी ने चिंता की कि माता बहनों को कुकिंग गैस कनेक्शन मिले, जिससे उनकी स्वास्थ्य ठीक रहे? तो मैं समझता हूं हर वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश की है। 7.5 वर्षों से दिन रात 24 घंटे बिना एक दिन छुट्टी लिए अगर कोई नेता ने, अगर कोई समाज सेवक ने देश के लिए चिंता की है, तो माननीय प्रधानमंत्री देखिए, नहीं, देखिए, वो एक आपका पॉलिटिकल पॉइंट हो सकता है और आप उसको कह रहे हैं, लेकिन मैं रिएक्शंस आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव जो फॉर्मर सीएम है उत्तर प्रदेश के, और इस समय चुनाव भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने बोला काम और कारोबार सब चौपट हो गया है, ऐतिहासिक मंदी है, कोविड काल में लाखों लोगों की नौकरी गई है, लेकिन कोई राहत किसी को नहीं दी गई है। बेसिकली ये जेब काटने के लिए भाजपा ने बजट दिया है। अमित जी, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करूंगा जो कोविड से जिनका नुकसान हुआ है, जिनको कोविड में किसी नजदीकी अपने संबंधी को खोना पड़ा,
ये एक विश्व की महामारी है जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। ये सडनली आई, इसकी जानकारियां किसी को नहीं थी, फिर भी आज पूरा विश्व पर नौकरी गई उसकी सराहना वजह से करता है काफी लोगों की। प्रधानमंत्री की, जिस तरीके से उन्होंने इस कोविड महामारी के समय देश को संभाला, देश के लोगों के जीवन को संभाला, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। लेकिन मुझे बहुत सहानुभूति है माननीय अखिलेश यादव जी से, क्योंकि हाँ, उनके भ्रष्टाचार का, उनका भू डकैती का, उनका माफिया राज का कारोबार तो हमने बंद किया ही है, ये तो हम कह ही रहे हैं और आगे चल के भी बंद रखेंगे। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या किया? उन्होंने कानून व्यवस्था को पुनः स्थापित किया उत्तर प्रदेश में। उन्होंने व्यापारियों के जीवन में फिर एक बार एक प्रकार से खुशहाली लाने की कोशिश की। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में लाखों लोगों को काम और अवसर दिलाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से उत्तर प्रदेश अकेला राज्य ने 1.25 लाख से 2 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया अपना निर्यात को पिछले 1 वर्ष के अंदर। आखिर ये सब चीजें जनता को लाभ दे रही है, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, हर एक लेकिन इस सरकार ने लाभ देने का काम किया है। अखिलेश जी को जरूर लाभ नहीं हुआ है, जी, मेरे काम नहीं कर पाए, उसके लिए मेरी उनके साथ बड़ी संवेदना। मेरे आपसे 2 छोटे-छोटे सवाल हैं और उसका संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। पहला, राहुल गांधी इस बजट को 0 नंबर दे रहे हैं और पी चिदम्बरम कहते हैं अभी तक की ये सबसे बड़ी कैबिनेट स्पीच थी जो वित्त मंत्री ने दी है, जिसमें गरीब शब्द सिर्फ 2 बार आया, वो भी पैरा नंबर 6 में। इसमें अमीरों के लिए बजट है, ये गरीबों के लिए नहीं। राहुल गांधी जी को गणित ज्यादा आती नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उनको आंकड़े गिनने में बड़ी मुश्किल होती होगी, तो उस पे तो और मैं चिदम्बरम जी जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको तो आंकड़े टिप्स पे होंगे। जहां तक चिदम्बरम जी का सवाल है जी, उनकी पार्टी ने, कांग्रेस ने तो पेशा बना दिया था सिर्फ गरीबों के नाम पे वोट बटेरने का, लेकिन गरीबों के लिए कुछ काम नहीं करना, गरीबी खत्म करने के लिए कुछ करना नहीं। इन्होंने तो नारों के अलावा कुछ दिया ही नहीं, इतने वर्ष सरकार में रहे। और मैं समझता हूं कि अगर वो कहते हैं कि गरीब का 2 बार ही नाम लेना पड़ा, तो ये बताता है कि गरीब के जीवन का बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे लगातार 8 वर्ष किया। आखिर कोविड के समय फूड सिक्योरिटी में तो जो अनाज मिलता ही मिलता था, उसके अलावा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च के विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम मोदी जी की सरकार ने चलाया, उनके आशीर्वाद से चला। आज पूरा विश्व गर्व करता है कि भारत में एक भी जगह कोई फूड ग्रेन की शॉर्टेज नहीं हुई, कोई भूखमरी का केस नहीं आया। ये पूरे विश्व के लिए आश्चर्य की बात है। जब मेरे साथ बात करते हैं उनके मंत्री, उनके नेता, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं कि आपने इतने कठिन समय में जिस प्रकार से देश को संभाला, ये एक अपने आप में मिसाल है। मैं समझता हूँ चिदम्बरम जी ने जो जो कारनामे किए थे, जिस प्रकार से उन्होंने कोयला घोटाला हो या 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, जिस प्रकार से एयरसेल मैक्सिस डील या देवास अंतरिक्ष डील में जो जो उन्होंने घोटाले किए थे, वो वास्तव में कैपिटलिज्म के स्वयं प्रतीक रहे हैं। इसलिए उनको शायद उसके अलावा देखने का कोई, हम इस डिस्कशन को मौका नहीं। जी पीयूष जी, क्योंकि आप लीडर ऑफ द हाउस भी हैं राज्यसभा के, क्या आपको लगता है सदन ठीक से चलेगा? हम तो चाहते हैं पैकेजेस पे हंगामा होगा, या पैकेजेस पे हंगामा होगा? हम चाहते हैं सदन ठीक से चले, और ये हमारी हर सदन के शुरुआत में विपक्ष के साथ अनुरोध रहता है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि विपक्ष तो पैकेजेस पे अटका पड़ा है, चर्चा करने को तैयार है, पर वो सदन चलने दे। आखिर आप देखिए, पिछली बार भी कोविड पे चर्चा रखी थी राज्यसभा में, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अर्थव्यवस्था पे चर्चा रखी थी, विपक्ष ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो जो ज्वलंत विषय है देश के समक्ष, उस पे हम चर्चा के लिए तैयार थे, चर्चा रखी गई। लेकिन इनके पास कोई विषय नहीं था, ये विषयहीन है, कोई मुद्दे नहीं है, मुद्देहीन है, इसलिए ये डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों का दिल जीता है, और लोगों का दिल जीत के
आज वो विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता बने। और देश के भी इतिहास को जब देखें तो आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों में माननीय प्रधानमंत्री जी 8 साल सरकार चलाने के बाद जी पीयूष जी, केंद्र में 8 साल के बाद भी आज तक जी, के पीयूष जी। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं, हम इस नरेंद्र चर्चा मोदी। को बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जयंत सिन्हा है, फॉर्मर मिनिस्टर, और मनीष तिवारी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका रिएक्शन। पीयूष गोयल, आपने केंद्रीय मंत्री को सुना, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार राहुल गांधी 0 नंबर दे रहे हैं, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि अब तक की ये सबसे बड़ी कैपिटल स्पीच है, लेकिन सरकार बताने में जुटी है ये तो गरीबों वाला बजट है। देखिए, मैं 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जी, ये वही लोग हैं, जब मनरेगा की स्कीम लाई गई थी तो ये कहते थे कि गड्ढे खोदने की स्कीम है, और आज यही सबसे ज्यादा मनरेगा का बखान कर रहे हैं। और अगर इस कोविड की महामंदी में किसी ने इस देश के गरीबों को बचाया है, उसी मनरेगा ने बचाया है जिसको यूपीए लेके आई थी। आज ये खाद्यान्न सुरक्षा की बात करते हैं। मुझे याद है कि उस समय यही लोग थे, जब हम खाद्यान्न सुरक्षा का कानून लेके आ रहे थे तो उसका इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जयंत सिन्हा जी ने कहा कि ये बजट रोजगार पैदा करेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आज रोजगार उपलब्ध है, और जो ग्लोबल बेंचमार्क है वो ये है कि 60% जो आपकी जनसंख्या है उसको रोजगार मुहैया होना चाहिए। तो अगर आप भारत की जनसंख्या को संज्ञान में ले तो 80 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेवारी है। इसका मतलब 40 करोड़ और रोजगार के अवसर इस देश में पैदा करने की जरूरत है। क्या ये जो बजट है वो 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने के की तरफ कोई कदम है? क्योंकि 8 साल हो गए इनको सरकार में, और अभी भी अगर 40 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और जो बजट लाया जाता है वो बजट सिर्फ पूंजीपतियों को रियायत देने के लिए लाया जाता है, और जो आम आदमी है उस आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया जाता, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि ये गरीबी नहीं खत्म करना चाहते, ये गरीब को खत्म करना चाहते। ये तो बड़ा आरोप है आपका। जयंत सिन्हा, आप गरीब को खत्म करना चाहते हैं, आप गरीबी नहीं खत्म करना चाहते। दैट्स व्हाट मिस्टर चिदम्बरम सेड, दैट इट इज द मोस्ट कैपिटलिस्ट स्पीच टू बी एवर रेड बाय एन एफएम। अब देखिए, विपक्ष को तो आलोचना करना ही होता है अमीश जी, लेकिन हम लोगों को वास्तविकता देखना है, हमें आंकड़े देखने हैं। अभी मनीष जी बता रहे थे कि चाहे नरेगा हो या फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, ये दोनों जो स्कीम थी, योजनाएं थी, इन्हें यूपीए ने तैयार किए थे, यूपीए ने इन्हें अमल किए थे। लेकिन हम सबको मालूम है कि जब यूपीए ने ये स्कीम को अमल किया तो बिल्कुल एक फेलियर था। उनके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर 100 रुपए खर्चे किए जाएंगे तो उसमें से, जैसे अभी पीयूष जी ने भी बताया, 85 जो थे, 85% जो था वो चोरी हो जाता था। जब हम लोग आए, हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने जनधन के खाते खोले, हम लोगों ने आधार बनवाया, हम लोगों ने मोबाइल का खूब जोर शोर से बढ़ावा हमने उसको दिया, और जो जैम ट्रिनिटी जो बन के आई उसके द्वारा नरेगा भी सीधा लोगों के बैंक के खाते में बिना चोरी की गई। और हम लोगों ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें भी 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनाकर हम लोगों ने सब लोगों को उनके कांग्रेस कह रही है कि उसी नरेगा मनरेगा का जिसका आपने मजाक उड़ाया वही अब मदद कर रही है। हमें बात करना है कि ये स्कीम जो है इनको किस तरीके से चलाया गया है और लोगों के खाते में, लोगों के जेब में इसको पहुंचाया गया है कि नहीं, इसमें हम लोग बहुत सफल रहे हैं। और इसलिए जो लोगों का आरोप है कि हम लोग गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आप आइए, मैं आपको पूरे देश भर में घुमाता हूं। आज सबको पक्का घर मिल गया है, बिजली मिल गई है, सड़क मिल गया है, उन लोगों को पानी मिल गया है, उनको गैस का सिलेंडर मिल गया है। ये सब हम लोगों ने गरीबों के लिए किया है। और आज जो 80 करोड़ गरीब हैं जिनको इस महामारी के समय सहारे की जरूरत थी, उनको हम लोग मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो ये कहना कि गरीबों के लिए हम लोगों ने नहीं काम किया है, ये बिल्कुल गलत है। मनीष जी को भी मालूम है, ये तो सिर्फ राजनीतिक वो जुमला चला रहे हैं। वास्तविकता में सब लोगों को ये साधन मिले। और जहां तक रोजगार का सवाल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी कि हम लोगों को रोजगार को बड़े पैमाने पे हम लोगों को बढ़ावा देना है। और इसलिए इस बजट का जो पूरा जो इसका जो सार है वो रोजगार ही है।
और वो निवेश के द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा, एमएसएमई के द्वारा और किसानों के द्वारा हम लोग रोजगार और आय को बढ़ावा दे रहे हैं। मनीष जी, क्योंकि मिडिल क्लास की बहुत बात हो रही है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, सरकार कह रही है कि मिडिल क्लास के लिए हमने उसके पांव को पक्का करने की कोशिश करी है जिससे भविष्य में उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जयंत सिन्हा जी ने आधार का जिक्र किया। आधार का कार्यक्रम किसने शुरू किया? आधार का कार्यक्रम यूपीए की सरकार ने शुरू किया था और आधार का सबसे पुरजोर विरोध किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा आधार का विरोध उन्होंने किया। दूसरी बात, ये जैम की बात करते हैं, मैं जयंत सिन्हा जी को बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो कार्यक्रम था वो भी यूपीए की सरकार ने शुरू किया था। तीसरी बात, इन्होंने एमएसएमई की थी। अगर इस कोविड महामारी की सबसे ज्यादा मार किसी क्षेत्र के ऊपर पड़ी है और जो इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करता है वो एमएसएमई सेक्टर है। इस बजट में कौन सी रियायत दी गई है एमएसएमई सेक्टर को? एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए कौन सी योजना इस बजट में क्रियान्वित की गई है? तो कुल मिलाकर इस बजट का जो सार है कि इसमें अगर कल को अखबार वाले हेडलाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उनको मुश्किल हो जाएगी कि इस बजट को क्या हेडलाइन दी जाए, क्योंकि इस बजट ने कुछ सरकार का राजस्व इकट्ठा करने का प्रयास किया है। जैसे मैंने पहले कहा कि भाई अभी क्रिप्टो करेंसी ऑन अ लाइटर नोट, मनीष जी, ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, शिवसेना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जयंत सिन्हा भी हैं, ऑन अ लाइटर नोट मनीष जी, आपको क्या हेडलाइन दिख रही है कल सुबह की? नील बटा सन्नाटा। ओके, आपको नील बटा सन्नाटा दिख रही है। प्रियंका चतुर्वेदी, आपको क्या हेडलाइन दिख रही है कल सुबह की? प्रियंका जी, if you have to get if you have to get that point, डिसअपॉइंटमेंट कि आज देश की जनता इस बजट की तरफ ध्यान से सुन रही थी, देख रही थी, उम्मीद कर रही थी कि आप किसी तरीके की राहत की सांस आम आदमियों के लिए करेंगे। आपने ना उनकी महंगाई की मार को लेकर कुछ निर्णय ले पाए हैं, ना रोजगार को लेकर कुछ कर पाए हैं, ना किसी तरीके से टैक्स में राहत दे पाए हैं। आप बार बार अपने गुणगान कर रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया। आप ये नहीं सोच रहे हैं ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गरीब से गरीब जनता के को भी चोट पहुंचाता है। तो यहाँ पर आज हम इस कगार पे खड़े हैं कि बात करते हैं 9.2% जीडीपी ग्रोथ स्टोरी की, जो आए दिन कुछ ना कुछ नए आंकड़े लाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम देश की जनता की खत्म हो रही है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की, कहां से ईज ऑफ लिविंग आपको दिख रहा है? ना आप बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाए, ना युवा वर्ग के लिए कर पाए, ना महिलाओं के लिए कर पाए, ना किसान के लिए कर पाए, ना एमएसएमईज के लिए कर पाए। बड़ी बड़ी बातें करना। अब डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी, 1.78 लाख करोड़ टारगेट था, कितना अभी उन्होंने रिवाइज टारगेट किया है? आधे से ज्यादा, आधे से कम। ये हालत हो गई है। अब बात करते हैं कि बजट हम बढ़ाएंगे, मनरेगा का बजट आपने कम किया है, सब्सिडीज में आपने कम किया है, फूड सब्सिडी हो, पेट्रोल सब्सिडी हो। तो लेकिन प्रियंका कुछ आप पॉइंट्स बोल रही हैं, लेकिन नहीं, जो बात मैंने, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन अगर गवर्नमेंट ना जी, अगर एमएसपी अगर किसानों के खाते में डायरेक्ट 2.37 लाख करोड़ आएंगे तो वो किसानों को जा रहा है। राशन का हवाला देती रहेगी। आम जनता मुफ्त राशन की आपसे उम्मीद नहीं कर रही है, रोजगार की उम्मीद कर रही है। उसको कब आप एड्रेस करेंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मुफ्त राशन की उम्मीद नहीं कर रही है, रोजगार की उम्मीद कर रही है। और एक, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मनीष जी ने उस बात को रखा था शुरुआत के अंदर, उस विषय पे मैं आना चाहता हूं। क्रिप्टो करेंसी के जयंत सिन्हा, एक तो आम जनता को, गरीब को आप राशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको तो नौकरी चाहिए, रोजगार बड़ा महत्वपूर्ण है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मिडिल क्लास के लिए, एक सैलरीड क्लास के लिए आपने कुछ नहीं करा, नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन कोई राहत भी नहीं दी है। क्योंकि आप लोग कहते थे 2014 के अंदर कि आप टैक्स स्लैब को पूरी में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। अब लगभग 8 साल हो गए हैं। क्या एक पेंशनर के लिए, क्या एक मिडिल क्लास के लिए, क्या ये मन में सवाल आएगा?
अमीश जी, जिसको सहारे की जरूरत थी उसको हम लोग मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उसको नरेगा की व्यवस्था दे रहे हैं और सीधा उनके बैंक के खाते में जा रहा है। और इसको हम ही लोगों ने इस सिस्टम को तैयार किया है और हम ही लोग इसको सफल तरीके से इसको चला रहे हैं। पहले यूपीए की सरकार इसको नहीं चला पाई थी। यूपीए की सरकार ने आधार की बात की थी, लेकिन आधार को इन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। करोड़ों लाखों लोगों को हम लोगों ने सीधा उनके बैंक के खाते में बिना किसी दलाली के, बिना किसी बिचौलियों के हम लोगों ने पैसे दिलवाए। और अब जो है सबसे जरूरी जो बात है, जो मनीष जी भी कह रहे हैं और प्रियंका जी भी कह रही हैं, कि हम लोगों को रोजगार पे ध्यान देना है। और इस बजट में हम लोगों ने रोजगार पे बहुत ध्यान दिया है। निवेश पे अगर हम लोगों ने प्राथमिकता दी है, निवेश का देखिए क्या फायदा है। निवेश का फायदा है, आप देखिए नेशनल हाईवेज की बात ले लीजिए, जो 75,000 करोड़ हम लोगों ने पिछले वर्ष नेशनल हाईवेज को दिए थे, इस बार हम लोग 1,30,000 करोड़ दे रहे हैं। जब राष्ट्र मार्ग बनते हैं तो उसमें सीमेंट भी आता है, उसमें स्टील भी आता है, उसमें बालू भी आता है, उसमें बहुत सारे लोग काम भी करते हैं। आप हमारे ही क्षेत्र में आ जाइए, देखिए कितनी तेजी से सड़कें बन रही हैं और सड़कों में हजारों लोगों को रोजगार इसके द्वारा मिला है। और उसके साथ जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी लोगों को रोजगार मिला है। तो ये तो सिर्फ आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ राष्ट्र मार्ग के। इसी तरीके से एयरपोर्ट्स का भी निर्माण हो रहा है, पुल का भी निर्माण हो रहा है, जलमार्ग का भी निर्माण हो रहा है, साथ साथ फैक्ट्री पे फैक्ट्री बनती चली जा रही है। आज आपको मालूम है, एक दो छोटे सवाल है जयंत सिन्हा, क्योंकि आप फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स की राहत की बार बार हर साल उम्मीद होती है, और पिछले 9 साल से मनमोहन सिंह के कार्यकाल को ले ले, प्रधानमंत्री मोदी के फर्स्ट कार्यकाल को ले ले और इसको भी ले ले, तो अभी तक उसमें राहत नहीं हुई है। क्या कहना चाहते हैं अमीश जी? आज के समय 5 लाख रुपए तक अगर आप सालाना कमाई आपकी हो रही है तो आपको लगभग कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं। यानी कि 40,000 तक अगर आपकी कमाई है तो आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद भी जो आपका टैक्स का रेट है सिर्फ 10% है। तो जब तक आप 30-40 लाख पे नहीं पहुंचते तब तक आपका टैक्स का रेट आजकल जो है बहुत कम है, और विश्व भर में अगर इसकी तुलना की जाए तो वो बहुत कम आपको नजर आएगा। इसलिए इनकम टैक्स पेयर जो है सिर्फ 3 करोड़ इनकम टैक्स पेयर हैं और उनपे कोई टैक्स का बढ़ावा नहीं हुआ है। साथ साथ उनको सुविधाएं पे सुविधाएं दी चली जा रही हैं। तो इसलिए जो संतुलन बनाना होता है वो संतुलन बनाया गया है। जो हम लोगों को आय लेनी होती है वो हम लोगों ने लिया है, मेरा और जो हम निवेदन है लोगों को क्योंकि सुविधा देनी चाहिए, सार्वजनिक सुविधाएं, वो हम लोग दे रहे हैं। जी, मेरा निवेदन है, संक्षेप में बोले। मनीष जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि जो टैक्स के ऊपर बैलेंस बनाने की बात की जा रही है वो बैलेंस मेंटेन हो रहा है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हालांकि आपने एक पॉइंट को बोला, लेकिन फैक्ट ये इस समय का है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो घोषणा हुई है उसको लेकर कई सारे सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए अमीश जी, मैं 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर जयंत सिन्हा जी ये कहते हैं कि इस सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 वर्ष में काम किया है, तो आज जो बेरोजगारी दर है वो पिछले 8 वर्ष में बुलंदियां क्यों छू रहा है। 7% लोग ऑफिशियली इस देश में बेरोजगार है। इसका मतलब 5.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप ग्लोबल बेंचमार्क्स की बात करें तो आपको 40 करोड़ नए रोजगार के साधन पैदा करने पड़ेंगे। दूसरी बात मैं जयंत जी को ये बताना चाहता हूं, शायद ये उस समय नहीं थे, कि वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक 80 करोड़ आधार के नंबर जनरेट किए गए थे। आधार का कार्यक्रम का ऑलमोस्ट 90% काम 2014 से पहले मुकर्रर कर लिया गया था। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर आप इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्रिवन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट से लोन लेके खर्चा कर सकते हैं, पर अगर आप इसको निजी क्षेत्र ड्रिवन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोगों की जेब में सीधा सीधा पैसा जाए। और दूसरा जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में इतना स्पेस तो होना चाहिए कि अगर वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मार्केट से कर्ज लेना चाहें तो वो कर्ज अवेलेबल तो हो। अगर 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज सरकार ले लेगी अपना खर्चा चलाने के लिए हर साल,
तो अब जो निजी क्षेत्र है उसकी एक्सपेंशन के लिए पैसा कहां से आएगा? ओके जयंत, अ क्विक रिबटल 40 सेकंड, देन प्रियंका जी। ऐसा तो कोई हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग बाजार से जो 16 लाख करोड़ है उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। हम लोगों ने पहले भी लिया है, और चाहे वो घरेलू बाजार हो या विश्व का बाजार हो, वहां से आज के समय कैपिटल की कोई कमी नहीं है, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। और क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी मैक्रो इकोनॉमी है, यानी जो हमारे पैरामीटर हैं, उनको हम लोगों ने बहुत स्थिरता दी है, इसलिए आज के समय जहां हमारे पास $630 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को ऋण लेने में कोई तकलीफ होगी। और जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम लोगों की कोशिश है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो 9.5% था, उसको हमने 6.9% किया है, और आगे के दिन 6.4% कर रहे हैं। इसका एक ग्लाइड पाथ बना है, इसको हम लोग कम करते चले जा रहे हैं, और इसलिए ऋण जो है वो भी कंट्रोल में आ रही है, और उसको हम लोग आगे भी कंट्रोल में हम लोग लाते रहेंगे। और इसमें सबसे जरूरी बात है, क्योंकि ऋण तो लेना ही पड़ता है। जब आप घर खरीदते हैं तब ऋण लेना पड़ता है, आप गाड़ी खरीदते हैं तब आपको ऋण लेना पड़ता है। आप देखिए कि अगर हम लोग घाटे में चल रहे हैं, तो हम लोग घाटे में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम निवेश कर रहे हैं। जी प्रियंका जी। मैं यहाँ पर बस दो चीज़ें कहना चाहूँगी, क्योंकि जयंत सिन्हा जी ने दो इम्पॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा वर्ल्ड वाइड टैक्स का जो ब्रैकेट है इज मच हायर एज कम्पेयर टू इंडिया। तो वहाँ पर मैं उनको बस एक यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप वहाँ पे ईज ऑफ लिविंग भी देख लेंगे ऐसे देशों में, और पर कैपिटा इनकम भी देख लेंगे, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हकीकत ये है कि 85% से ज़्यादा देश की आबादी का जो इनकम है, मंथली इनकम कम हुई है। इन्फ्लेशन चरम सीमा पर है। फ्यूल टैक्स आप इतना ज्यादा चार्ज करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं। आप जीएसटी के माध्यम से पैसा कमाते हैं, और आप किसी तरीके की राहत देशवासियों को नहीं देते हैं। और जब ये वित्त मंत्री से पूछा जाता है, वो हंसकर ये जवाब देती हैं कि शुक्रिया अदा करो। एक सेकंड प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, 30 सेकंड्स और लूंगी। शुक्रिया अदा करो कि हमने 2 साल से टैक्स की राहत दी हुई है, बढ़ाया नहीं है। आप देश की जनता का मजाक बना रहे हैं। आप यहाँ पे सरकास्टिकली आकर बोल रहे हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं। कहीं तो कोई गिल्ट महसूस होना चाहिए कि आम जनता जो आपको भरोसा किया था 2014 में, फिर से 2019 में चुनकर आपको भेजा है, आप बार बार यूपीए का गुणगान करते हैं। कब समय आएगा कि आप अपनी नीतियों के बारे में, आप अपनी नीतियों को लेकर जो विकास आया है उसके बारे में चर्चा करें? तो आई थिंक इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट इज हेल्ड अकाउंटेबल बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। प्लेजर हैविंग यू ऑल। थैंक यू सो मच मनीष तिवारी जी, जयंत सिन्हा जी, प्रियंका जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अश्विनी वैष्णव जुड़ रहे हैं, जो कि सेंट्रल मिनिस्टर है, रेलवे के भी मंत्री हैं, आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं। अश्विनी वैष्णव जी, अभी आपने कुछ देर पहले सुना शिवसेना की सांसद कह रही थी कि सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए। सरकार अकाउंटेबल नहीं है। इस बजट को चुनावी बजट तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बजट को कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला बजट है। लेकिन जिस देश में 2020 मैच ज्यादा चलता है, वहां पे इंस्टेंट रिएक्शन आते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? इस बजट को आप देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ साइकिल, एम्प्लॉयमेंट साइकिल क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट है। कैसे? पिछले साल के बजट में 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। इस साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट बना है। 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ करीब 30 लाख करोड़ का जीडीपी में इम्पैक्ट आता है। आज हमारी जीडीपी करीब 232 लाख करोड़ की जीडीपी है। इन्वेस्टमेंट के बिना एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा? एम्प्लॉयमेंट तभी आता है जब नए रोजगार के रास्ते बनते हैं। कैसे? नए प्रोजेक्ट्स खुलते हैं, नई फैक्ट्रीज बनती हैं, नई बिजनेस लाइंस बनती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम के जरिए से इन्वेस्टमेंट। ये दो बहुत बड़े माध्यम है रोजगार पैदा करने के। तो इन दोनों माध्यमों को अगर आप देखें और लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बनाएं, तो ये बजट अपने आप में परिपूर्ण, संपूर्ण देश को आगे ले जाने वाला बजट है। क्योंकि 400 वंदे भारत ट्रेन की घोषणाएं हुई हैं, कार्गो टर्मिनल जैसी कई बड़ी घोषणाएं हुए हैं, आप मानते हैं कि इससे वाकई रेलवे की भी रफ्तार बढ़ेगी? और इसमें से कितनी इस साल लागू हो जाएंगी, इस वित्त वर्ष में? रेलवे, देखिए, वंदे भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने 2017 में की जी। इससे पहले तक
आज तक हम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के कोचेस यूज़ करते आ रहे थे। 2017 में भारत में पहली बार डिज़ाइन हुआ, पहली बार मैन्युफैक्चर हुआ 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन, बहुत अच्छी चल रही है 2 ट्रेन्स। उसका सेकंड वर्जन इस बार 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया था। उसकी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, उसकी टेस्टिंग अप्रैल में चालू हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई है, अगस्त और सितंबर से रोल आउट होनी चालू होगी। अब उससे भी अगला वर्जन, उससे भी बेटर वर्जन, उससे भी नई जनरेशन का आज के बजट में जो ऐलान हुआ है, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स केपेबल हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट है। आप देखिए वंदे भारत की टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो दुनिया में मात्र 8 देश ऐसे हैं या 9 देश ऐसे हैं जिसके पास 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ट्रेन की डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है। उस कैटेगरी में इंडिया का ऐड होना, भारत का ऐड होना एक बहुत बड़े गर्व की बात है और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इसको अलग हर एक वर्जन उससे पिछले वाले वर्जन से बेटर बनाएंगे। जी बिल्कुल, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है इस बजट के अंदर और सरकार बड़े इंतजार के बाद क्रिप्टो करेंसी के पत्ते उसने खोल दिए, मगर 30% टैक्स लगाकर लोगों के कुछ अरमानों पे पानी फेर दिया है। और ये जो डिजिटल रुपी है, क्या ये आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी होगी? इसको लेकर बड़ी सारी कंफ्यूजन और बहुत सारी बातें की जा रही हैं। व्हाट्स योर टेक? दुनिया के करीब करीब सभी देश, बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी डिजिटल करेंसी पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी का क्या फॉर्म होगा, क्या उसका रूप होगा, उसके पीछे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी रहेगी, किस तरह से उसका रोल आउट होगा, उस पर आरबीआई ही जवाब दे तो अच्छा है। लेकिन ये निश्चित तरीके से एक भविष्य की तरफ की सोच है और इसके लिए आज से तैयारी चालू करना एकदम उचित कदम है। जी क्योंकि आप कम्युनिकेशन के भी मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी ने बजट पर रिएक्शन दिया और कहा कि बजट हैज जीरो फॉर कॉमन पीपल हु आर गेटिंग क्रश्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट इज लॉस्ट इन बिग वर्ड्स सिग्निफाइंग नथिंग। और उन्होंने तो इसको पेगासस स्पिन बजट बोला है। ये उनसे पूछिए, मैंने आपको समझाया किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले में 28 से 30 लाख का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मैन्युफैक्चरिंग में मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। जब जिनका आप एग्जांपल दे रहे हैं वो लोग सरकार में थे, तब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्या थी? नेग्लिजिबल। पिछले 7 वर्षों में आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5.5 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। 5.5 लाख करोड़, 22 लाख एम्प्लॉयमेंट है इसमें करीब बिल्कुल आप आंकड़े अब ये 5.5 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ की तरफ जा रही है, तो क्या बिल्कुल आप आंकड़े दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। मैं आपको फैक्ट्स के साथ आंसर दूंगा ना। पे क्या कहना चाहते हैं? फैक्ट्स के साथ आंसर दे रहा हूं आपको। जी, पेगासस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ऑपोजिशन पूरी पेगासस को लेकर चढ़ी हुई है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, बनाई हुई कमेटी इस पे जांच कर रही है। हमको सुप्रीम कोर्ट में और देश को अपनी जुडिशरी में फेथ रखना आवश्यक है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपको होगा, जो रेलवे की परीक्षा की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, कब तक वो अपनी रिपोर्ट देगा? इस समय छात्र इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर एक छोटा सा आंदोलन भी हुआ था। बिल्कुल टाइम पे कर रहे हैं और 3 हफ्ते का टाइम दिया था। करीब 1 लाख से ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं। उन रिप्रेजेंटेशंस पे ऑलरेडी उसका इवैल्यूएशन भी चल रहा है, एकदम टाइम पे होगा। जी, फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए आर पार। नमस्कार।